आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2023 के लिए क्लास 5 के ईवीएस के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह जो पुस्तक है आपका बिहार बोर्ड की क्लास 5 की ईवीएस की पर्यावरण और हम पुस्तक है। और इससे पहले हमने जो है क्लास 4 के सभी ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा दिया है। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाकर जो है वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका चैप्टर यहाँ पर पर्यावरण और हम है क्लास 5 के, उसके अध्याय का नाम जो है वो क्या है आपका, पटना से नाथुला की दर्रा की यात्रा। समझिए, ये नाथुला की यात्रा इस चैप्टर का आपका नाम है। इससे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, क्योंकि आपको बोला भी गया है कि आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों पढ़ना है, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पहली बार एग्जाम है और किसी को कुछ नहीं पता है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि सिक्किम की राजधानी है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है पटना, बंगाल, उड़ीसा, गंगटोक। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा 1, यानी कि गंगटोक जो है आपका सिक्किम की राजधानी है। आप सभी लोगों को बचपन से ही पता होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 2 नंबर है कि दार्जिलिंग कहाँ पर है। यहाँ पर है बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका दार्जिलिंग है यह आपका जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि तेंजिंग नॉर्वे का जन्म कहाँ हुआ था। तेंजिंग नॉर्वे जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाले हैं, का जन्म जो है कहाँ हुआ था। यहाँ पर है बिहार, तिब्बत, उड़ीसा, राजस्थान। तो मैं आपको बता दूं कि तेंजिंग नॉर्वे का जन्म जो है यह आपका नेपाल के तिब्बत में हुआ था। समझ गए? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 नंबर हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 4 नंबर है कि तेंजिंग नॉर्वे ने एवरेस्ट की चढ़ाई किस वर्ष पूरी की थी। तो तेंजिंग नॉर्वे ने एवरेस्ट की चढ़ाई जो है 1953 ईस्वी में पूरी की थी। कब की थी? 1953 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपका 6 नंबर है, हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है। आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है। तो हमारे देश का राष्ट्रगान जो है वो आपका जन गण मन है। क्या है? जन गण मन। और राष्ट्रगीत की बात करेगा तो क्या बोलेंगे? वंदे मातरम। समझ गए? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका वही है कि हमारे देश का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है आपका हमारा राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है लिखा गया। और राष्ट्रगान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि पूछ लेता है। अगले हम बात करते हैं प्रश्न की। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? 5 नंबर कि माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है। ये आपका प्रश्न देखिए। समझ गए? माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपको दिख रहा है 8048 मीटर, 8060 मीटर, 8088 मीटर, 8048 मीटर। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 8848 मीटर। कितना हो जाएगा? 8848 मीटर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि गंगटोक समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। गंगटोक जो है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 500 फीट, 4000 फीट, 5000 फीट, 4000 फीट, 3000 फीट, 6000 फीट। तो अगर आपने ये पुस्तक पढ़ी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका गंगटोक जो है समुद्र तल से निम्नलिखित में से जो है आपका 6000 फुट पर ऊंचाई पर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका देखिए 7 नंबर, नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। राजमार्ग, सिल्क मार्ग, ऊपरी मार्ग, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो इसका जो सही उत्तर है ना वो आपका हो जाएगा सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था, क्योंकि सिल्क का व्यापार जो इसी रास्ते से होता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपका 2 नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम अगले चैप्टर के ऊपर बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड 7 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको करा दिया। अध्याय 2 की हम बात कर ले, खेल से रिलेटेड इसमें जानकारी को जानना है। तो देखिए यहाँ पर खेल से रिलेटेड है। पहला यहाँ पर आपका प्रश्न क्या है कि यहाँ पर लुका छुपी कहाँ खेले जाने वाला खेल है। घर के अंदर, घर के बाहर, मैदान, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों ने बचपन में लुका छुपी गेम खेला होगा और यह गेम जो होता है घर के अंदर खेले जाने वाला खेल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका
ये 1 हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि लूडो कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं लूडो में। यहाँ पर ऑप्शन देखिए 2, 4, 5 और 1 और 2 दोनों। समझ गए। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2। यानी कि आप इसका सही उत्तर देखिएगा तो देखिए 2 भी खेल सकता है लोग, 4 भी खेल सकता है, तो 1 और 2 दोनों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 होना चाहिए। समझ गए, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऐसे बुक में आपको ये 4 दिया हुआ है, लेकिन 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, क्योंकि 2 भी खेल सकते हैं, 4 भी खेल सकते हैं। समझ गए, 5 नहीं खेल सकते हैं। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न क्या है, मार्शल आर्ट क्या है। कुश्ती है, लूडो है, खो खो है, युद्ध कला है। तो मार्शल आर्ट क्या होता है, एक प्रकार का जो है आपका युद्ध कला होता है, लड़ने से संबंधित होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 4 नंबर है, कुश्ती खेलने वाले को क्या कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका क्रिकेटर, मार्शल, पहलवान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3। कुश्ती जो खेलते हैं उसको हम लोग पहलवान कहते हैं। अगला यहाँ पर आपका 5 नंबर है, गतका किस धर्म से जुड़ा हुआ मार्शल आर्ट है। गतका मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। गतका जो है सिख लोगों से जुड़ा हुआ मार्शल आर्ट है। समझ गए। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका 3। अब हम जो है चैप्टर 3 के ऊपर बात करेंगे। तो चैप्टर 3 में जो है आपको क्या पढ़ना देख लीजिए। यहाँ पर बीजों का बिखरना। समझ गए, बीजों का बिखरना चैप्टर का नाम है और इससे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका कि निम्नलिखित में से किसका बीज फटकर या छटककर बिखरता है। हरसिंगार, गेंदा, आम और अमरूद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। हरसिंगार का जो बीज होता है ना, वो फटकर या जो है छटककर जो है बिखरता है। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनका बीज हवा में उड़कर दूर चला जाता है। हरसिंगार, कपास, केला और अमरूद। तो देखिएगा यहाँ पर बोला क्या है कि बीज जो होता है हवा में उड़कर जो है दूर चला जाता है, तो वह जो होता है कपास का जो बीज होता है ना, वो हवा के माध्यम से उड़कर जो है दूर दूर चला जाता है। समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं यहाँ पर 3 नंबर। तो 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस फल को हम सभी बीज सहित खा जाते हैं। ऐसा फल बताइए जिसको हम बीज सहित खा लेते हैं। अमरूद है, आम है, जामुन है, संतरा है। तो बताइए किस क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अमरूद। अमरूद के बीज के साथ हम लोग खा लेते हैं। आम की गुठली निकाल लेते हैं, जामुन का भी निकाल लेते हैं, संतरा का भी बीज निकाल कर ही हम लोग ज़्यादा खाते हैं। संतरा में तो होता नहीं, छोटा छोटा दाना होता है। यहाँ पर देखिए किस फल को हम सभी बीज निकाल कर खाते हैं। अमरूद, केला, आम और अंगूर। तो आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा, आम के हम लोग जो है बीज को निकाल कर जो है हम लोग खाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके बीज पशुओं के शरीर में चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। ऐसा कौन सा जो है मतलब पौधा है या पेड़ है जिसका बीज जो होता है पशुओं के शरीर में चिपककर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। यहाँ पर देखिए आम, गोखरू, हरसिंगार, गुलमेंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी नंबर, यानी कि 2 नंबर गोखरू। इसका बीज क्या होता है, जानवरों के शरीर में चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 नंबर हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अब हम चैप्टर 4 की बात करेंगे, जिसमें जो है केवल एक ही प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, मेरा बगीचा। इसमें यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि बगुला और कैक्टस कहाँ उगने वाले पौधे हैं। आकाश में, मरुभूमि में, गमला में, जल में। इतना इजी प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि बगुला और कैक्टस, सॉरी बबूल और कैक्टस है ना, बगुला नहीं है, बबूल और कैक्टस की बात करें तो ये कहाँ मरुस्थलीय इलाके में मतलब होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 नंबर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम जो है चैप्टर 5 की बात करते हैं। तो चैप्टर 5 में जो है आपको क्या पढ़ना है देख लीजिएगा। अध्याय 5 की बात कर ले, ऐतिहासिक स्मरण की हम बात करने वाले हैं। ऐतिहासिक स्मरण में जो है महत्वपूर्ण इसके हम 5 प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला जो आपका प्रश्न क्या है कि संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था पाटलिपुत्रा, चंद्रगुप्त, नालंदा, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि संसार का जो है प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय जो था वो आपका नालंदा विश्वविद्यालय था, जो कि बिहार में स्थित है। आप सभी लोगों को मालूम है, जहाँ पर जो है अंग्रेजी लोग भी पढ़ने आते थे, विदेश के भी लोग यहाँ पर रहकर पढ़ाई करते थे। समझ गए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है निम्नलिखित में से कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था, कुमार गुप्त ने जो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगले प्रश्न की हम बात कर लेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुआ था, 10वीं, 5वीं, तीसरी और चौथी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 नंबर। 5वीं जो आपका शताब्दी था ना, उसमें आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र कहलाता है रत्नदगी,
रत्न सागर, धर्मगंज, रत्नरंजन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा धर्मगंज। समझ गए? जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय होता है वो धर्मगंज कहलाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपकी, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ पर है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो पटना साहिब है। आपने पटना में देखा होगा, दरबार लगता है पटना साहिब, वहीं पर जो है आपका सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम दिखाएंगे, चैप्टर 6 से यह देख सकते हैं। और यह जो है आपका ईवीएस है, ईवीएस है आपका क्लास जो है 5 का, बिहार बोर्ड का। समझ गए? तो यहाँ पर आपका जो है पहला प्रश्न है कि धान के बीज किस मौसम में बोए जाते हैं? पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि धान के जो बीज होते हैं किस मौसम में बोए जाते हैं? गर्मी, सर्दी, वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों को मालूम हुआ कि जब भी धान की खेती होती है कब होती है? जब ज़्यादा वर्षा होती है, जब पानी जमीन पर रुकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 3 नंबर हो जाएगा। धान के बीज की जो मतलब बुआई जाते हैं या रुपैया होती है वो वर्षा की ऋतु में होती है। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की, किस फसल को अधिक जल की जरूरत होती है? अब देखिए आ गया यहाँ पर धान, मक्का, गेहूँ, ये सभी। तो मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से जो है धान के लिए, मक्का के लिए, गेहूं के लिए, ये तीनों फसल के लिए जो है जल की ज़रूरत होती है, अधिक जल की ज़रूरत होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका 4 नंबर। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है? वह कौन सा फसल है जिसको मतलब कम पानी में ही जो है वह अच्छा से हो जाता है? तो यहाँ पर देखिए धान, मक्का, गेहूँ, तो ये सब में क्या होता है? ज़्यादा होता है। लेकिन अलसी का जो मतलब आपका फसल होता है इसके लिए जो है कम पानी भी रहेगा तो हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिंचाई का साधन है? यहाँ पर साधन होगा। यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिंचाई का साधन है? नदी, तालाब, नलकूप, ये सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी। नदी, तालाब, नलकूप, ये सभी क्या है? सिंचाई का साधन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि इस चैप्टर का जो है सिंचाई के साधन, जो आपका क्लास 5 के ईवीएस का 6 नंबर चैप्टर है, इसका अंतिम प्रश्न है। क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न ही दिया गया है तो वो सारे प्रश्न करा रहा हूँ। यहाँ पर आपका 5वां नंबर प्रश्न क्या है देख लीजिए। निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? सिंचाई, बुआई, कटाई, थ्रेसिंग। तो वह जो होता है आपका सिंचाई कहलाता है। यानी कि निश्चित अंतराल पर हम लोग जो खेतों में पानी देते हैं, पानी उपलब्ध कराते हैं, उसे हम लोग सिंचाई बोलते हैं। समझ गए? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर 7 की बात करेंगे। चैप्टर 7 में आपको पढ़ना है जितना खाओ उतना पकाओ, इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। और इसमें भी जो है क्वेश्चन 5 ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? सब्जी, रोटी, दाल, मुरब्बा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि निम्नलिखित में से जो है सब्जी को, रोटी को, दाल को 1 से 2 दिन रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। मुरब्बा जो है ज़्यादा दिन तक रह सकता है, 15 से 20 दिन, 1 महीना तक रह सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संरक्षित नहीं किया जा सकता है? मुरब्बा, अचार, सब्जी, नमकीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। सब्जी को जो है हम लंबे समय तक जो है नहीं रख सकते हैं, बाकी आप मुरब्बा को, अचार को, नमकीन को जो है लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं। समझ गए? अगला प्रश्न है, भोजन को कुछ दिनों तक संरक्षित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो भोजन को हम जो है संरक्षित करने के लिए जो है पानी का, फ्रिज का, कूलर का, बर्तन का। तो निम्नलिखित में से जो है मैं आपको बता दूं कि फ्रिज का प्रयोग करते हैं। फ्रिज से जो है हम खाना को जो है 5 से 4 दिन तक जो है सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बोल रहा है कि हमें कैसा भोजन खाना चाहिए? तो हमें जो है हमेशा जो है ताज़ा भोजन खाना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस मौसम में भोजन जल्दी बासी हो जाती है? तो आप सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए कि गर्मी का मौसम जो होता है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो उस समय जो खाना होती है ना वो बासी जल्दी हो जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 2 नंबर हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला यहाँ पर जो है चैप्टर आपका 8 है। इसमें आपको जो है रॉस की जंग मलेरिया के संग जो है ये आपका एक कहानी है, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसके हम प्रश्नों को करेंगे। पहला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि मलेरिया कैसी बीमारी है? लाइलाज, संक्रामक,
असंक्रामक इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया जो है यह आपका जो है एक प्रकार का जो है संक्रामक है, मतलब कि संक्रमण के अंतर्गत आने से जो है फैलता है। समझ गए। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके काटने से होता है? कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, चूहा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मच्छर के काटने से जो है मलेरिया जो है रोग होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 3 नंबर प्रश्न है कि रोनाल्ड रॉस का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो हम आपको बता दें कि रोनाल्ड रॉस जो है यही मलेरिया की मतलब खोज किया था इन्होंने कि कैसे मतलब किस कारण से होता है। तो इनका जन्म जो है आपका निम्नलिखित में से जो है उत्तराखंड में हुआ था। समझ गए। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि मलेरिया के लिए एकमात्र इलाज क्या है? अमरूद की पत्तियाँ, कुनैन की पत्तियाँ, पीपल की पत्तियाँ, बरगद की पत्तियाँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कुनैन की पत्तियों के छाल के जो है दवा बनाकर लोग पीते हैं। तो इससे आपका जो है मलेरिया रोग जो होता है समापन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो नर एनोफिलीज, मदा एनोफिलीज, डेंगू, इनमें से कोई नहीं। तो जो मलेरिया होता है ना वो मदा एनोफिलीज के काटने से होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अध्याय 9 के ऊपर बात करेंगे। और आपसे क्षमा भी चाहते हैं क्योंकि अभी जो है सावन का महीना है और जो हमारा घर है वो जो है पहलेजा एक घाट है, घाट के थोड़ी दूर पर पड़ता है, जहाँ पर जो है अभी लाखों जो श्रद्धालु हैं बाबा भोले के, उनके लोग जा रहे हैं, इसीलिए साउंड या पॉल्यूशन आपको आ रहा होगा, गाना वाना सुनाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में, फिर इसको इग्नोर कीजिएगा। अगला यहाँ पर आपका चैप्टर 9 है, मैंने नक्शा बनाया। इस चैप्टर में जो है हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो आप सभी लोगों को मालूम है कि 38 जिले हैं बिहार में। समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, वैशाली जिले के पूर्व में कौन सा जिला है? तो वैशाली जिला के पूर्व में जो है निम्नलिखित में से जो है आपका समस्तीपुर है। कौन है? समस्तीपुर है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है आपका जो है पश्चिम चंपारण है। समझ गए। और सबसे छोटा जो है शिवहर है। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका आ गया सबसे छोटा जिला कौन सा है बिहार का? तो बताइए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि शिवहर जिला जो है सबसे छोटा है। समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जहानाबाद जिला के दक्षिण में कौन सा जिला है? तो जो आपका जहानाबाद जिला है उसके दक्षिण में जो है आपका अरवल जिला है। समझ गए, अरवल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बिहार का पड़ोसी राज्य है? नेपाल, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर राज्य बोला है ना, पड़ोसी राज्य की बात बोला है। तो यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल जो है किशनगंज के साथ सटा हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किससे बिहार की सीमा मिलती है? भूटान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। तो बिहार के साथ जो है जिसका सीमा मतलब क्या मिलता है? सीमा मिलता है, वह जो है आपका निम्नलिखित में से जो है नेपाल है। समझ गए। ऐसे सटा हुआ तो आपका चीन भी है, भूटान भी है, लेकिन नेपाल जो है ज़्यादातर है। समझ गए। अगले हम बात करते हैं चैप्टर 10 के ऊपर बात करेंगे। चैप्टर 10 यहाँ पर है हमारी फसलें हमारा खान पान, चैप्टर का नाम है। और इससे रिलेटेड हम लोग जो है महत्वपूर्ण 7 प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इजी प्रश्न है, फिर भी आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, किसी को नहीं पता कुछ। समझ रहे। पहला प्रश्न है, बरसात में लगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? खरीफ, रबी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बरसात में जो फसल लगाई जाती है ना उसको हम लोग जो है खरीफ बोलते हैं। समझ गए। अगला प्रश्न है, सर्दी में लगाई जाने वाले फसल को हम लोग जो है रबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रबी। सर्दी की बात करेगा तो रबी। और देखिए, इसको याद करने का तरीका है कि रबी जो है ठंडा से बहुत डरता है, तो रबी क्या है? ठंडा, मतलब कि सर्दी। समझ गए। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? यही प्रश्न आ गया फिर से। तो इसको क्या बोलते हैं? जायद। गर्मी की बात करें तो जायद, और ठंडा की बात करेगा तो रबी, और बरसात की बात करेगा तो आपका खरीफ। समझ गए। क्लियर है ना? खरीफ, रबी और जायद। अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, केला बिहार के किस जिले में मुख्य तौर पर उगाई जाती है? तो यह इसका उत्तर हो जाएगा वैशाली। वैशाली के जो भी लोग हैं उनको पता होगा कि केला यहाँ का फेमस है। और भागलपुर में उगाई जाने वाली जो फेमस है वो क्या है आपका? वो है आपका उगाई जाने वाली मुख्य फसल की बात बोल रहा है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से 3 नंबर, मतलब कि धान जो है। और मुजफ्फरपुर की बात करता तो वहाँ पर आपका लीची हो जाता है। क्या हो जाता है? लीची। समझ गए। मुजफ्फरपुर की बात करता तो। प्याज बिहार के किस जिले में मुख्य फसल उगाई जाती है? तो प्याज जो है आपका लखीसराय और जमुई दोनों जिलों में जो है उगाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3। और अंतिम प्रश्न की हम बात करते हैं, जो कि आपका जो है चैप्टर 10 का है।
चना बिहार के किस जिले में मुख्यतः उगाई जाती है? तो चना जो है यह आपका जो है मधेपुरा में मुख्य रूप से जो है उगाई जाती है। यहाँ पर आपका जो देख सकते हैं कि यह चैप्टर आपका 11 है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो है आपका ईवीएस क्लास 5 का पुस्तक है जो कि आपका बिहार बोर्ड का है। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस चैप्टर का जो नाम है आपका जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण, इस चैप्टर का नाम है क्लास 5 के चैप्टर 11 का। तो इसमें पहला प्रश्न है कि मछुआरा अपनी जीविका कैसे चलाता है? खाना बेचकर, मछली मारकर, कलम बेचकर, पढ़कर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। आप सभी लोगों को मालूम है कि जो भी मछुआरा होते हैं वो उनका काम क्या होता है? मछली पकड़ना या मछली मारना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में अभ्यारण्य है? पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार के जो है पश्चिम चंपारण और बेगूसराय दोनों में जो है आपका अभ्यारण्य है, वाल्मीकि अभ्यारण्य है, फिर आपका जो है बहुत सारे अभ्यारण्य है वहाँ पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3। अगला प्रश्न है बिश्नोई किस, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है कि आपका जो है बिश्नोई किस राज्य की एक जनजाति है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और राजस्थान। तो बिश्नोई जो है यह निम्नलिखित में से जो है आपका राजस्थान का एक जो है क्या है? जाति है, तो जनजाति है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बिश्नोई का अर्थ क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा 29, 20, 30 और 40। तो बिश्नोई का जो अर्थ होता है ना वो आपका होता है 29। समझ गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जगत से विलुप्त हो गया? हाथी, कौवा, तेंदुआ, शेर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि निम्नलिखित में से जो है तेंदुआ जो है वह धीरे धीरे जो है विलुप्त हो चुका है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो अब हम जो है चैप्टर 12 की ओर बात करेंगे। चैप्टर 12 में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको देख लेते हैं। मान गए लोहा, इस प्रश्न का नाम है और इसमें हम महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों को करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 3 मार्च, 3 जून, 3 जुलाई, 3 दिसंबर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। 3 दिसंबर को जो है विकलांगता दिवस जो है मनाया जाता है। समझ गए? विश्व विकलांगता, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका पुस्तक का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि नेत्रहीन लोग किस लिपि के द्वारा पढ़ते हैं? देवनागरी, रोमन, ब्रेल और ब्राही। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, यानी कि नेत्रहीन जो देखने में दिक्कत है वो जो है ब्रेन लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं। और ब्रेन लिपि में जो है 6 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 6 अक्षर होते हैं, याद रखिएगा। समझ गए? अगला प्रश्न है जो बोल नहीं सकते उन्हें कहा जाता है? मुख, बधिर, लंगड़ा, बहरा। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1, मुख, जो बोल नहीं सकता है। अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। शारीरिक विभिन्नता वाले लोगों को कहा जाता है? दिव्यांग, आदमी, अभिनेता, अभिनेत्री। तो जो शारीरिक विभिन्नता वाले बच्चे होते हैं, यानी कि जिनको शारीरिक चीज़ों में देखने में दिक्कत है, कोई सुनने में दिक्कत है, किसी को चलने में दिक्कत है, तो उन लोगों को हम लोग जो है दिव्यांग जन कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रेल लिपि की खोज किसने किया था? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रेल लिपि का खोज जो है लुइस ब्रेल ने किया था। और यह जो एक विदेशी जो है मनोवैज्ञानिक है और वैज्ञानिक है जिन्होंने जो है खोज किया था। बचपन में ही अपने मतलब पापा के गैरेज में खेल रहे थे, तो औजार चलाकर खेल रहे थे। तो एक औजार जो है खेल रहे थे, तो अचानक वो औजार जो है इनकी आंखों में जा लगा और उनकी आंख चली गई। बचपन में पढ़ना चाहते थे, तो इसकी वजह से इन्होंने आगे चलकर ब्रेन लिपि की खोज कर दी। और ब्रेन लिपि में जो है 6 अक्षर होते हैं इस तरह का उखड़ा हुआ, जिससे बालक जो है स्पर्श करके पढ़ सकता है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे चैप्टर 13 की। तो यहाँ पर चैप्टर 13 जो है इसमें पानी और हम, इस चैप्टर का नाम है और इससे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण जो है 5 प्रश्नों को करेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि समुद्र का पानी कैसा होता है? मीठा, नमकीन, खारा, तीखा। आप सभी लोग जानते होंगे कि समुद्र का पानी जो होता है आपका खारा होता है। अब यह जो है क्लास आपका 5 का ईवीएस है, तो उसी लेवल का प्रश्न है, ईजी तो है लेकिन पढ़ना जरूरी है। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो पृथ्वी का जो है निम्नलिखित में से जो है 71% जो भाग है वह जल से घिरा हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही के वर्षों में बिहार के किस वर्ष भयानक बाढ़ आई थी? 2004, 2008, 2010, 2009। तो हाल ही में जो है बिहार में जो है 2008 ईस्वी में जो है भयानक जो है बाढ़ आई थी, जिसमें काफ़ी तबाही मची थी। समझ गए? आगे हम बात करते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर। गंगा का जल स्तर बढ़ने से क्या होता है? सुखाड़, बाढ़, तूफानी आंधी। तो बिहार में गंगा का जल स्तर बढ़ने से जो है बाढ़ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाढ़ कैसे आपदा है? प्राकृतिक, कृत्रिम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ जो होता है यह आपका जो है प्राकृतिक आपदा है। जब ज़्यादा वर्षा होता है, जब जल का स्तर जो है ऊपर होता है तो बाढ़ आ जाती है, जिसमें काफ़ी तबाही और काफ़ी जो है स्थिति खराब हो जाती है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं।
अगले यहाँ पर हम प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए चैप्टर आपका 14 है। इसमें हम महत्वपूर्ण जो है 3 प्रश्नों को करेंगे, जिनका नाम जो है चैप्टर का यहाँ पर है सूरज एक काम अनेक। जैसे सूरज एक और काम अनेक, इसी से रिलेटेड हम 3 प्रश्नों को करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, सूरज से निकलने वाली ऊर्जा को कहते हैं सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा बोलते हैं, सूर्य ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा। समझ गए। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है खाना बनाने में, लाइट जलाने में, बिजली बनाने में उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा का हम लोग प्रयोग जो होता है सभी कामों के लिए करते हैं। समझ गए। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं, सौर कुकर किससे काम करता है? बिजली से, रोशनी से, सौर ऊर्जा से, पर्वत पवन से। तो इस सौर कुकर जो होते हैं सूरज से, जो सूरज के जो ऊर्जा से काम करता है। समझ गए। इसका ऑप्शन सी सही है, 3 नंबर। अगले हम बात करेंगे चैप्टर 15 की। तो यहाँ पर आपका चैप्टर 15 जो है हमारा जंगल इस चैप्टर का नाम है, और इससे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों को करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, वाल्मीकि अभ्यारण्य में किसका संरक्षण मुख्य रूप से किया जाता है? तो वाल्मीकि अभ्यारण्य जो है यह शेर के लिए किया गया है। समझ गए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस गांव में बेटी होने पर 10 पौधे लगाए जाते हैं? धरनी, धरहरा, तुलसीपुर, बांकीपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धरहरा। यहाँ पर जो होता है घर में बेटी पैदा होने पर 10 पौधे लगाए जाते हैं। यहाँ पर लोग जो है बेटी का सम्मान ज़्यादा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर प्रश्न है, जंगल में लगी आग को कहा जाता है? जंगल में लगी आग को जो है क्या कहा जाता है? आग, अग्नि, दावानल, तूफान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, दावानल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बिहार, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक। तो यह जो है आपका बिहार में स्थित है। यह जो है आपका बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में है? तो यह जो है आपका बिहार के जो है पश्चिम चंपारण जिले में है। कहाँ पर है भाई? पश्चिम चंपारण जिले में, याद रखिएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर ले कि जो आपका ये क्लास जो है, ये क्लास आपका 5 का EVS है, जो कि आपका बिहार बोर्ड का है, और हम 16 चैप्टर से लेकर आपके जो है 21 चैप्टर तक के जो है प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने ऑलरेडी जो है सभी पेपर को जो है कंप्लीट कर लिया है। तो ये आज आपका क्लास 5 का अंतिम वीडियो है, देख लीजिए। तो अध्याय हम 16 की बात करेंगे, जिसमें जो है चलो सर्वे करें इस चैप्टर का नाम है, और इससे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को करेंगे, 6 प्रश्नों को करेंगे, 7 प्रश्नों को। तो चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, हम लकड़ी कहाँ से प्राप्त करते हैं? मैं बता दूँ इजी प्रश्न है, क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडी से है, तो इजी प्रश्न है। घर से, बाहर से, पेड़ों से, जल से। आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग जो है लकड़ी जो होते हैं पेड़ों से प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किरोसिन तेल का एक अन्य नाम बताइए? सरसों तेल, मिट्टी का तेल, चमेली तेल, धान का तेल। तो हम लोग किरोसिन तेल को जो है मिट्टी का तेल कहते हैं, क्योंकि हमें ज़मीन से मिलती है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन डीजल से चलने वाला वाहन है? घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ट्रेन और साइकिल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ट्रेन जो है आपका डीजल से चलने वाली मतलब वाहन है, अब तो बिजली से भी चल रही है। समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोल से चलने वाली का वाहन है? पेट्रोल की बात करें, ट्रक, बैलगाड़ी, साइकिल, रिक्शा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ट्रक जो है क्या चलता है? आपका पेट्रोल से चलता है। अगला यहाँ पर है, श्वसन के लिए उपयोगी है? डीजल, पेट्रोल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन के लिए हम सभी लोगों को जो है क्या जरूरी है? तो ऑक्सीजन जरूरी है। समझ गए। अगला प्रश्न है, खाना बनाने वाला सिलेंडर में भरा होता है? गैस, CNG, डीजल, पेट्रोलियम। तो खाना बनाने वाला जो सिलेंडर होता है ना, उसमें आपका जो होते हैं गैस भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? गैस। समझ गए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने का निशान किस रंग का दर्शाया जाता है? तो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने का निशान जो होता है रेड कलर का अलर्ट दिया जाता है, ताकि आप रुक जाइए। समझ गए। अब हम बात करेंगे चैप्टर 17 की, जिसमें आपको पढ़ना क्या है? रामू काका की दुकान इस चैप्टर का नाम है, और इससे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, पतंग बनाने के लिए किस सर्वोत्तम लकड़ी? पतंग बनाने के लिए सर्वोत्तम लकड़ी होती है बरगद, सागवान, केला और पीपल। तो आपका जो पतंग बनाने के लिए जो सर्वोत्तम जो आपका लकड़ी होती है वो होती है आपका सागवान की। समझ गए। इसका ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 2 नंबर है, लकड़ी का सामान बनाने वाला व्यक्ति को कहा जाता है? तो उसको हम लोग जो है बढ़ई बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। डॉक्टर इलाज करता है, शिक्षक पढ़ाते हैं, इंजीनियर जो है बिल्डिंग बनाता है। समझ गए। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ई का एक औजार है? कुल्हाड़ी, आरी, सुई और कलम। तो यहाँ पर जो है आपका बढ़ई का जो आपका औजार है वो क्या है? तो वह जो है आपका आरी है।
कुल्हाड़ी भी हो सकता है लेकिन लकड़हारा का होता है, ये लकड़हारा का होता है, कुल्हाड़ी नहीं होगा, लकड़हारा का। सुई जो होता है दर्जी का, कलम जो होता है टीचर का। समझ गए। अब हम 18 चैप्टर की बात करेंगे। तो 18 नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, आवास के बारे में, और आवास से संबंधित जो है 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, आवास का अर्थ होता है मंदिर, घर, कार्यालय, सड़क। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि आवास का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो वो आपका होता है घर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवास में हमें कैसा अनुभव होता है। तो आवास में हमें जो है मतलब कैसा, आवास में हम लोग रहते हैं तो कैसा, निर्जता अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, कृषि योग्य जमीन होती है। तो कृषि योग्य जो होती है जमीन जो होती है उसे हम लोग उपजाऊ जमीन बोलते हैं, और बंजर जमीन उसे बोलते हैं जो कृषि योग्य नहीं हो। समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की, लोग त्यौहार कहाँ मनाना पसंद करते हैं। तो लोग जो है त्यौहार जो होते हैं ज़्यादातर जो है वो अपने जो है घर में मनाना पसंद करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कम्युनिटी हॉल का अर्थ क्या होता है। तो कम्युनिटी हॉल का जो अर्थ होता है वो आपका होता है सामुदायिक भवन, सामुदायिक भवन। समझ गए। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब हम जो है चैप्टर 19 के ऊपर बात करेंगे। तो चैप्टर 19 का जो आपका नाम है तरह तरह के व्यवसाय, इससे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण 7 प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, कपड़े बुनने वाला काम कौन करता है। तो कपड़े बुनने का काम जो है आपका बुनकर का है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 3 नंबर हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न है, हमारा घर कौन बनाता है। तो हमारा घर जो होता है राजमिस्त्री बनाता है, आप सभी लोगों को मालूम है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की, हमारे लिए फसल अनाज कौन उपजाता है। तो हमारे लिए फसल अनाज जो है निम्नलिखित में से जो है किसान उगाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की, हमें शिक्षा कौन प्रदान करता है। तो हमें जो शिक्षा देते हैं उसे क्या बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे लिए पत्र कौन लाता है। तो हमारे लिए पत्र जो होते हैं डाकिया लाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की, स्वास्थ्य संबंधित समस्या के उपचार के लिए कौन देखता है, किसके पास जाते हैं। तो हम लोग जो है स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा के लिए किसके पास जाते हैं, उपचार के लिए, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसका उत्तर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, पकाने वाले, सुखाने वाले काम कौन करता है। तो यह जो है कुम्हार करता है। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब हम जो है चलते हैं चैप्टर 20 के ऊपर, जिसमें महत्वपूर्ण 7 प्रश्नों को करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि चैप्टर 20 जो है इसका नाम क्या है, रायपुर वाले चाचा की दादी, इस कहानी का नाम है। और इससे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण 7 प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, दादाजी के पिताजी हमारे क्या लगेंगे। दादाजी के पिताजी हमारे लिए क्या लगेंगे, पापा, परदादा, दादी, परदादी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परदादा, मतलब दादाजी के पापा परदादा लगेंगे। अगला प्रश्न है, शादी किनके बीच होती है, एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और एक लड़का, एक लड़की और लड़की से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। लेकिन यहाँ पर जो है देना चाहिए इनमें से भी, यानी कि यहाँ पर लड़का लड़की भी कर लेता है, लड़का लड़का भी कर लेता है, लड़की लड़की भी कर लेती है। तो इसका ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर उत्तर यही दिया हुआ है ज़्यादातर तो बुक में। तो ठीक है, इसका उत्तर 1 ले लीजिए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं 3 नंबर, चाचा की पत्नी हमारी क्या लगेगी। तो चाचा की पत्नी हमारी जो है चाची लगेगी, आंटी लगेगी। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल में शुभ कार्यों के समय कैसी ध्वनि करने की प्रथा है। बंगाल में शुभ कार्य करने की जो मतलब प्रथा है, क्योंकि इसमें कहानी में जो है बंगाल का जिक्र किया गया है, तो वो जो है काँव काँव है। वो क्या है, नहीं सॉरी, वो है उलू उलू। क्या है वो आपका, उलू उलू, उलू उलू है। समझ गए। अगला प्रश्न है, शादी विवाह या पूजन में किसकी ध्वनि करने की प्रथा है। तो शादी विवाह में जो हम लोग ध्वनि बजाते हैं वो किसकी बनाते हैं, शंख की बजाते हैं शुभ काम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की, फोटो खिंचाने वाले को क्या कहा जाता है। तो फोटो खिंचाने वाले को जो है फोटोग्राफर कहा जाता है, खींचने वाले को। अगला प्रश्न है, जिस परिवार में केवल दादा दादी, माँ पिता और 2 बच्चे होते हैं उसे क्या बोलते हैं। तो जिस परिवार में जो है दादा दादी, माँ पिता और बच्चे होते हैं उसे हम लोग जो है छोटा परिवार बोलते हैं, और जिसमें ज़्यादातर लोग रहते हैं उसे संयुक्त परिवार बोलते हैं, बड़ा परिवार बोलते हैं। समझ गए। अब हम जो है क्वेश्चन चैप्टर 21 के ऊपर बढ़ते हैं और 21 से रिलेटेड हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चैप्टर 21 की बात कर ले, यहाँ पर आपको लक्की जब बीमार पड़ा, इस चैप्टर का नाम है। इससे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण जो है 6 प्रश्नों को करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, मलेरिया का पता कैसे चलता है। खून की जांच करने से, पानी द्वारा, थर्मामीटर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया का पता जो होता है खून की जांच करने से पता चलता है कि आपको मलेरिया हुआ है कि नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है उसे क्या बोलते हैं। तो एक रोग जो होता है दूसरे रोग से फैलता है, मतलब दूसरे लोगों में, उसे
संक्रामक बोलते हैं, जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फैलता है। अगला प्रश्न है, मच्छर के काटने से होने वाला रोग क्या है? तो मच्छर के काटने से होने वाला जो रोग है वो आपका जो है मलेरिया भी है, डेंगू भी है, चिकनगुनिया भी है। उपयुक्त सही हो जाएगा इसका उत्तर, समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। मलेरिया का कारण क्या होता है? तो मलेरिया का जो उत्पन्न होता है वो होता है उपयुक्त सभी, मच्छर की वजह से, दूषित पानी की वजह से और दूषित भोजन करने की वजह से जो है मलेरिया बीमारी से रोगित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सोने से पहले किसका प्रयोग करना चाहिए? चादर, मच्छरदानी, बाल्टी, पंखा। तो सोने से पहले हम लोगों को मच्छरदानी लगाना चाहिए, क्योंकि जो मदा इन्फ्लुएंजा होती है वही काटने से मतलब मलेरिया डेंगू होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक बीमारी है? तो यहाँ पर खुजली बीमारी, बुखार, चोट, घाव। तो यहाँ पर खुजली क्या है? वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी शेयर होता है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं संक्रामक बीमारी, समझ गए। तो आशा करता हूँ कि यह जो आपका क्लास 5 का ईवीएस था वो पूरी तरह से समापन हो चुका है। सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो निवेदन करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।